हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम होम मैनेजमेंट का टॉपिक डिसीजन मेकिंग इन फैमिली जो हमारा चल रहा है उसकी क्लास 5 करेंगे। और ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और इस वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको फैटिक को अवॉइड करना है, लाइक आपको थकान को अवॉइड करना है, तो लैक्टिक एसिड को हमारे बॉडी में से रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन की मदद से रिमूव होता है। लंबी लंबी सांस लोगे तो आपकी थकान थोड़ी सी कम होती है। और बेसिकली लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिमूव होने से हमारा फैटिक, हमारी थकान कम हो जाती है। और रेस्ट करने के बाद बॉडी को इनफ ऑक्सीजन चाहिए होता है विच रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक जो पहुंचता है। ऑक्सीजन क्या करता है, लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे बॉडी के द्वारा एक्सक्रीड आउट हो जाते हैं, हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। और हमारा जो थकान है वो भी रिमूव हो जाती है और हमें प्रॉपर्ली रेस्ट भी मिल जाता है और हम एक्टिव भी हो जाते हैं। वर्क प्लेस की अब हम बात करते हैं। वर्क प्लेस क्या है? रोल ऑफ वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। जो डिज़ाइन होता है ना आपके वर्क प्लेस का, वो सूटेबल होता है सो दैट कि आप अपने जो भी काम के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीटअप कर सको और जो भी वर्कर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। सक्सेस होना किसी भी काम में डिपेंड करता है कि कैसे आपने इक्विपमेंट्स को अपने किचन में, अपने वर्क एरिया में प्लेस किया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, जो आपने अपने हाउस होल्ड में अपने काम में यूज़ करना है। सेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, हमारे वर्क के नेचर के हिसाब से ही हमें चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को सेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और हमारी एनर्जी भी बचे। अगला है कि अ गुड होम मैनेजर जो होता है ना, वो अपने वर्क सेंटर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करता है घर में कि जो मटेरियल वो यूज़ करता है काम में वो उसके आसपास ही मौजूद हों, उसके वर्क सेंटर, वर्क एरिया में मौजूद हों। जैसे कि उसका वॉशिंग एरिया हो गया, एंटरटेनमेंट एरिया हो गया, एक्सेट्रा। रोल ऑफ वर्क प्लेस इन अवॉइडिंग फैटिक, फैटिक को रिमूव करने के में, फैटिक को अवॉइड करने में हमारे वर्क प्लेस का क्या रोल होता है, क्या हमारे वर्क प्लेस की भूमिका होती है। एनर्जी मैनेजमेंट, सक्सेसफुली आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो उसको विद लॉट ऑफ अटेंशन के साथ में, जो कि अगर आप अटेंशन अपने वर्क प्लेस को देते हैं तो वर्क प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी काइंड ऑफ सर्विस को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो वर्क प्लेस है वो सूटेबल होना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट्स, काम के रिक्वायरमेंट्स और वर्कर के रिक्वायरमेंट्स दोनों को मीट कर सके। मोर ओवर वर्क प्लेस को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेन रिमूव हो, आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, भाग दौड़ ना करनी पड़े, मूवमेंट ना करनी पड़े आपकी बॉडी की, एंड आपका टाइम भी बचे, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे काम को ख़त्म करने में। जो अरेंजमेंट होती है हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की, वो प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए, प्रॉपर वर्क सर्फेस का अलाइनमेंट होना चाहिए, सप्लाईज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपका सिंक एरिया हो गया या स्टोव एरिया हो गया, एक्सेट्रा। वर्क प्लेस डिज़ाइन की बात करें तो वर्क प्लेस डिज़ाइन करेक्टली होना चाहिए और सिस्टमैटिक वे में हमारा वर्क एरिया डिज़ाइन होना चाहिए ताकि हमें थकान महसूस ना हो। वर्क प्लेस डिज़ाइन बेस्ड होना चाहिए हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, इस पे, हमारा स्टोरेज स्पेस कितना अवेलेबल है हमारे किचन में उस पर, और क्या हमारे रूम की, हमारे एरिया की सिचुएशन है उस पर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास कितना स्पेस अलोकेशन अवेलेबल है, मतलब स्पेस अवेलेबल है, क्या हमारे पास में कितने किचन इक्विपमेंट्स हैं, किस तरीके के किचन इक्विपमेंट्स हैं, उस पर बेस्ड होता है। इट इज़ बेटर टू डिज़ाइन वर्क सेंटर्स इन द हाउस, जैसे कि आपका वॉश एरिया हो गया, कुकिंग एरिया हो गया, रीडिंग एरिया या स्टडी एरिया, एंटरटेनमेंट सेक्शन, इन सबको अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में। मोर ओवर जो स्पेस होती है इन एरियाज़ के लिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए, इनफ कि हम जो वर्कर है वो फॉर पैसेज वेज, लाइक वर्कर वहाँ पे आराम से काम भी कर सके और पैसेज वे भी अवेलेबल हो कि कोई वहाँ से निकल रहा है तो आराम से निकल सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो डिज़ाइन जो है वर्क प्लेस का वो वर्कर फ्रेंडली होना चाहिए। वर्कर शुड नॉट फाइंड डिफ़िकल्टी, वर्कर को काम करने में कोई डिफ़िकल्टी, दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो अरेंजमेंट होता है वर्क सेंटर्स का वो अकॉर्डेंस होना चाहिए कि किस तरीके का स्टाइल है वर्कर का, एंड भी कनेक्टेड प्रॉपरली, स्मूथ सर्फेस और वर्क के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ अरेंजमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि किचन, सिंक एरिया हो गया,
कुकिंग एरिया हो गया, कुकिंग सेंटर हो गया, उनको अच्छे से फर्स्टली प्लान करना चाहिए, पहले ही हमें उससे लोकेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्लोजली रिलेटेड एरियाज़ होते हैं उनको भी अच्छे से टुगेदरली प्लेस करना चाहिए। एग्जाम्पल सिंक एरिया किचन में हो गया, शुड हैव स्टोरेज एरिया होना चाहिए उसमें यूटेंसिल्स को रखने के लिए पास में। नेक्स्ट है कि प्लेस सेंटर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेंटर्स विद डिस्टिंक्टिव पार्ट्स टू फिट द रूट ऑफ वर्क। प्रॉपर्ली सेंटर्स को अरेंज करना चाहिए, जैसे कि स्टडी टेबल शुड हैव बुक्स। नेक्स्ट है कि किस तरीके के लेआउट्स होने चाहिए, लेआउट्स की शेप होनी चाहिए ऑफ सेंटर्स। ब्रैटन ने सजेस्ट किया है कि अरेंजमेंट जो होता है ना वर्क सेंटर्स का, वो यू लाइन शेप में, एल लाइन शेप में, स्ट्रेट लाइन शेप में हो सकता है। डबल वॉल्ड या कॉरिडोर या फिर किसी भी इरेगुलर शेप में भी हम अपने वर्क एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या सेंटर्स हैं शेप ऑफ द वर्क प्लेस लेआउट कैन बी इन द फॉलोइंग स्टाइल्स में उनका लेआउट हो सकता है, जैसे कि सेंटर्स एट राइट एंगल हो सकते हैं। वर्क सेंटर्स शुड बी प्लेस एट राइट एंगल पे होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है ना बिटवीन द वर्क सेंटर्स वो कम हो जाता है। रिजॉल्विंग शेल्फ्स कैन बी, आप रिजॉल्विंग शेल्फ्स को यूज़ कर सकते हो अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए, जो कि स्लाइडिंग डोर्स या ड्रॉर्स के द्वारा ऑकर होता है। नेक्स्ट है सेंटर्स नॉट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे सेंटर्स ना होना। इफ़ द वर्क सेंटर्स फिक्स्ड होते हैं एक रो में तो देयर विल बी मोर डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच में, और जो वर्कर है उसको साइड बाय साइड मूव करना पड़ेगा अपने काम को करने के लिए, और लॉट ऑफ स्पेस जो है टू मूव अबाउट, बहुत सारा स्पेस उसको कवर करना पड़ेगा अपने आप को मूव करने के लिए। एंड इससे रेस्टलेसनेस होगी, थकान होगी, फैटिग होगी, जैसे कि कॉरिडोर या स्ट्रेट अरेंजमेंट एक्सेट्रा एरिया हो गया। नेक्स्ट है लेआउट विद डोरवे, डोरवे या पैसेजवे के साथ में लेआउट होना सेंटर्स के बीच में। जो डिस्टेंस होता है एक डोरवे या पैसेजवे में वो 2.5 to 3 फीट होता है, और सिमल्टेनियसली परफॉर्म टास्क एट 2 सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स पे जब हम काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग अ डोरवे और पैसेज वुड हिंड्रेंस, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे सिचुएबल वर्कर की हाइट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जैसे कि 85 to 90 सेंटीमीटर के हाइट पे शेल्फ हो, ठीक है, नॉर्मल शेल्फ हो, और 145 सेंटीमीटर के अबव, थोड़ी सी अबव एक शेल्फ बन सकती है, और 215 सेंटीमीटर के हिसाब से शेल्फ बन सकती है। लाइक हमारे फेस के हिसाब से हमारे स्टमक के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड हमारा हाथ कहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक हम शेल्फ्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्स किचन अरेंजमेंट में जो स्टोन होते हैं, सेंटर्स हाइट होती है, वो सूट करना चाहिए वर्कर की हाइट को, वर्कर की हाइट के अकॉर्डिंग ही सारी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स को हमें रखना चाहिए नियर बाय, मटेरियल्स को हमें हैवी वेट शुड बी केप्ट इन लोअर शेल्फ्स में, हमें उनको रखना चाहिए नियर बाय। मटेरियल्स को हमें हैवी वेट के साथ में आप रख सकते हैं, क्योंकि वो लोअर शेल्फ्स पे होते हैं, वो आप अपर शेल्फ्स नहीं रख सकते हैं क्योंकि फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। these are the principles of arrangement जो हमें फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट अप्लायंसेस। क्या होते हैं अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, हैव कम अप विद मोर कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग अप्लायंसेस अब तो बनने लगी हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्पेस कवर हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा जगह भी ना घेरनी पड़े। कुछ इस तरीके से अप्लायंसेस अब किचन में बनने लगे हैं, डिज़ाइन होने लगे हैं, जो जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हैं दैट आर 24 इंचेस डीप होते हैं वो इंस्टीड ऑफ 30 इंचेस डीप। एंड अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव्स हो गए, हंग करने लगे हैं, अब उनको कैबिनेट्स आने लगे हैं, उनको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं होती है, दीवार पे एक कैबिनेट लग जाता है जहाँ पे आप अपने माइक्रोवेव्स, ओवन्स, मिक्सीज़ को रख सकते हैं काउंटर टॉप पे, और जिससे आपका काउंटर का स्पेस भी बच जाता है। मेक यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ योर किचन, क्रिएट एन आइसलैंड इन द सेंटर ऑफ द किचन। सेंटर ऑफ किचन में एक आइसलैंड बनाइए। कैन प्रोवाइड, आपको वो स्टोरेज प्रोवाइड करा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है किसी भी स्पोर्ट के लिए किचन में। और ये तो बड़े जो एरियाज़ होते हैं ना किचन के, वहाँ पे ही अवेलेबल होता है कि आप सेंटर काउंटर टॉप भी बना लीजिए ताकि आपका ज़्यादातर जो काम है वो उस पे हो और बाकी सारा एरिया आपके बिल्कुल पास में हो। शो ऑफ योर पोट्स एंड पैन्स को शो कीजिए। फॉर स्टोरेज हंग कर दीजिए, टांग दीजिए अपने पोट्स को, पैन को पॉट रैक के अंदर। दिस इज़ अ परफेक्ट वे होता है ये
टू फ्री कैबिनेट स्पेस को फ्री करने के लिए, एंड दे एब्सोल्युटली चार्म ऐड करते हैं, करेक्टर ऐड करते हैं स्मॉल किचन डिज़ाइन में भी। फिर है कि आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं ज़्यादा स्पेस होने का लाइटनिंग के साथ में। कैसे आप एक इल्यूजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो स्पेस का विद अंडर कैबिनेट लाइटिंग करके, या फिर अंडर कैबिनेट लाइटिंग, या फिर अंडर द काउंटर लाइटनिंग करके विद द प्रॉपर टाइप ऑफ लाइटनिंग। जो किचन होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, प्लीजिंग लगती है और बड़ी बड़ी लगने लगती है, छोटी नहीं लगती है। फिर है साइकोलॉजिकल फैटिग। बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक हो गया कि साइकोलॉजिकल फैटिग होता क्या है। अभी तक तो हमने ये बात की कि किस तरीके का वर्क डिज़ाइन होना चाहिए हमारे किचन एरिया का या हमारे वर्क एरिया का, किस तरीके से हमें अपने किचन को डिज़ाइन करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट होने चाहिए, वो सब हो गया, ठीक है। फिर आप साइकोलॉजिकल फैटिग। साइकोलॉजिकल फैटिग है जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपके लाइफ की, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल दिमागी रेस्टलेसनेस होना, या फिर हम कहें कि दिमागी थकान होना बहुत ज़्यादा अब होने लगा है वर्कर्स के बीच में। सिचुएशंस इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस अराइजेस फैटिग। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से फैटिग होने लगता है, टेंशन होने लगती है, एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क भी कम होने लगती है। तो जो साइकोलॉजिकल फैटिग्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो बॉर्डम फैटिग होता है और एक फ्रस्ट्रेशन फैटिग होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि साइकोलॉजिकल फैटिग कितने टाइप्स के होते हैं। बॉर्डम है और एक फ्रस्ट्रेशन फैटिग, दो तरीके के ही होते हैं। बॉर्डम फैटिग क्या होता है, डिसलाइक्ड वर्क एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब आपको अपना काम नहीं पसंद आ रहा है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो अनहेल्दी हो गया है टू जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल फैटिग ओकर होता है या बॉर्डम ओकर होती है। बॉर्डम फैटिग जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं, पर्सनल टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, आपका एटीट्यूड क्या है आपके काम के प्रति, फैमिली पे भी डिपेंड करता है, और क्या प्रेशर है काम का आपके ऊपर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रस्ट्रेशन फैटिग क्या होती है, जब गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो किसी भी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, पुअर प्लानिंग की वजह से नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोलिंग इट लीड्स टू फेलियर, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से फेलियर हो रही है या अनसक्सेस हो रहे हो, तो इसको हम फ्रस्ट्रेशन फैटिग कहते हैं कि हम काम कर कर के थक गए हैं, बिल्कुल थकान हो गई है, हमारा काम नहीं पूरा हो रहा है और हमारा दिमाग ख़राब होने लगा है। एंड वर्कर्स सफ़र फ्रॉम मेंटल टेंशन होने लगती है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, उसको फ्रस्ट्रेशन फैटिग कहते हैं। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजिकल फैटिग के ऊपर एक थोड़ा पैराग्राफ है। जो फैटिग है ना वो एक कॉमन सिम्टम होता है बहुत सारे डिजीज़ के लिए, बट डज नॉट इंडिकेट डिजीज़ बाय इटसेल्फ। लेकिन हम उसको खुद को डिजीज़ नहीं कह सकते हैं कि फैटिग एक डिजीज़ है, लेकिन फैटिग एक कॉमन सिम्टम होता है बहुत सारे डिजीज़ के लिए। साइकोलॉजिकल फैटिग इरोजन है एंथुसियाज्म का, जो कि ऑब्स्टेकल्स की वजह से क्रिएट होता है, रोड ब्लॉक्स, हर्डल्स, एडेड रूल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से क्रिएट होता है। नॉट टू बी कन्फ्यूज विद स्लीप रिलेटेड ब्रेन डेफिशिएंसी, चेरीनेस एंड और क्या है, और मेमोरी लॉस। एग्जाम्पल, साइकोलॉजिकल फैटिग इज़ अ डिमिन्यूशन इन इमोशनल, स्पिरिचुअल और एटीट्यूडनल कंपोनेंट्स ऑफ अवर स्किल्स, अवर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अवर आउटपुट। सम पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस जो हैं फैटिग के लिए जैसे कि डिप्रेशन हो जाना, अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाना जिसमें लो ब्लड काउंट हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसोमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल फैटिग है ना वो एक सिर्फ सिम्टम माना जाता है इन चीज़ों से रिलेटेड, उसको हम प्रॉपरली डिजीज़ नहीं कहते हैं, बट वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक डिज़ीज़ को लीड करता है, डिज़ीज़ को कॉज करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।